नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज कदम और आज हम बैठे हैं नर्मदापुरम में सेठा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। और आज हम मिलने वाले हैं डॉक्टर अतुल सेठा सर से, जो कि इस हॉस्पिटल के और इस नर्मदापुरम संभाग के बहुत बड़े सर्जन हैं। तो हम उनसे मिलेंगे। सो मैं डॉक्टर अतुल सेठा, मैं सर्जन हूँ और नर्मदापुरम में मेरे दो हॉस्पिटल हैं। एक पुराना हॉस्पिटल है जो केशव हॉस्पिटल के नाम से है, जो करीब करीब 75 साल से ऊपर हो चुके हैं, और दूसरा हॉस्पिटल कैंसर हॉस्पिटल है जिसमें कि सेठा मल्टी स्पेशलिटी के नाम से है, और ये मालाखेड़ी चक्कर रोड पर स्थित है, स्वयंवरम गार्डन के पीछे। यहाँ पर कैंसर का पूरा इलाज होता है, जांचें होती हैं, डायग्नोसिस होता है, ऑपरेशन होते हैं, कीमोथेरेपी होती है, रेडिएशन होता है। तो इस तरह से हमारे दो हॉस्पिटल हैं। मैं पूरी जनरल सर्जरी करता हूँ, और जिस तरह से हर्निया, हाइड्रोसेल, पेट के ऑपरेशन, छाती के ऑपरेशन, ब्रेस्ट के ऑपरेशन, बच्चेदानी के ऑपरेशन, वो सब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। सर, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच सर, आपके हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। एक छोटी सी चर्चा करना चाहूँगा मैं सर, आपका टाइम देने के लिए धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आप इस फील्ड में आपका आना कैसे हुआ और आपने इस करियर को कैसे क्यों चूज़ किया मेडिकल फील्ड में। ये मेडिकल फील्ड, मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ यस सर। जो मेडिकल फैमिली है। ओके। मेरे दादाजी जो थे वो भी वैद्य थे, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के कारण उनको जेल हुई थी, और फिर उनका जो पूरा बिजनेस था उस टाइम का वो पूरा ख़त्म हो गया था। तो वैद्य एक ऐसा था कि जो आप पढ़ के शुरू कर सकते थे बिना किसी लागत के, इसलिए उन्होंने उस वक्त वैद्यगिरी शुरू की थी। उस टाइम मेडिकल कॉलेज नहीं थे। ओके। तो उन्होंने वो शुरू किया, लेकिन उसके बाद मेरे पिताजी ने प्रॉपर मेडिकल पढ़ाई करी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। ओके। जो कि उस वक्त भी पूरे देश का एक सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, और मध्य प्रदेश में तब मेडिकल कॉलेज नहीं थे। ओके। और उन्होंने 1960 में यहाँ पर आए और हॉस्पिटल शुरू किया। तो चूँकि बचपन से ही हम उस फैमिली में थे, तो ऐसा दिमाग में था कि हमको डॉक्टर ही बनना है। ओके। मैंने सैनिक स्कूल रीवा में पढ़ाई करी। सैनिक स्कूल रीवा से लोग इसलिए पढ़ाते हैं कि वहाँ से सैनिक ऑफिसर्स बने, मिलिट्री ऑफिसर्स बने। ओके। लेकिन मेरे मन में ये था, मैंने वहाँ पर यूपीएससी में सेलेक्ट हुआ, लेकिन उसके बावजूद मैं एसएसबी में मैंने तैयारी नहीं की, और मैंने अपने आप को पूरी तरह से पीएमटी पास करने के लिए लगा दिया, और इस तरह से फिर मैं इस मेडिकल फील्ड में एंटर हुआ। मैंने अपना एमबीबीएस इंदौर मेडिकल कॉलेज, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से किया। एमएस जनरल सर्जरी मैंने जबलपुर मेडिकल कॉलेज से करी। यस सर। और उसके बाद मैंने 1 साल दिल्ली में काम किया, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर तब से नर्मदापुरम में अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यस सर। सर, नर्मदापुरम में ना उस समय शायद इतना ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं होते थे, या फिर डॉक्टर्स जो भी होते थे बिल्कुल एक्सपर्ट होते थे जो बाहर से आते थे। तो सर, इतने बड़े बड़े नाम थे पहले, तो सर उनके साथ साथ आपने ज़ीरो से शुरू करके आपने अपना करियर को, अपना नाम कैसे बनाया इस शहर में। ये आपका कहना सही है। मेरे को बहुत कठिनाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरे पिताजी का नाम था। यस सर। मेरे पास अपना एक हॉस्पिटल था। ओके। और फिर मैं ऑन कॉल, मतलब दूसरे हॉस्पिटल में जाकर ऑपरेशन करता था। ओके। तो ओके। मुझे बहुत दिक्कत नहीं हुई। पहले भी डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे। यस सर। डॉक्टर की उतने डॉक्टरों की ज़रूरत भी नहीं थी जैसे आज बहुत सारे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन भी कम थी। लोगों का इलाज कराने का तरीका भी वैसा था। ओके। लेकिन डॉक्टर्स तब भी अच्छे थे, सुविधाएं तब भी बहुत अच्छी थी। ओके। और उन्हीं के बीच में मेरे को अच्छे कॉम्पिटिटर्स मिले। मैं कहूँगा कि उस वक्त बहुत अच्छे डॉक्टर होने के कारण मेरे को अच्छा कंपटीशन मिला, जिसके कारण मुझे मेहनत भी करना पड़ी, संघर्ष भी करना पड़ा, अपनी कला को निखारना पड़ा, और उन्हीं सब के कारणों के कारण आज मैं यहाँ पर हूँ। तो दोस्तों, ये नोट कीजिए, क्योंकि कंपटीशन से हम और अच्छा बन जाते हैं। करेक्ट सर। बिल्कुल, बिना कंपटीशन के आप कुछ बन ही नहीं सकते हो। ओके, कंपटीशन इसलिए इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन ही इम्पोर्टेंट है। ओके। यस सर। ठीक है। सर, आपके लाइफ में 100% बहुत सारे केसेस आपने सॉल्व किए होंगे, थाउजेंड ऑफ केसेस। तो उसमें से कुछ मेमोरेबल केस बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हमारे।
मुझे करीब 30 साल हो गए हैं ऑपरेशन करते हुए। इन 30 सालों में करीब करीब 25,000 ऑपरेशन तो मैंने किए ही हैं। 25,000 नोट और कीजिए। यस सर। उन 25,000 में बड़े ऑपरेशन थे, छोटे ऑपरेशन अलग हैं जिनको कि हम नहीं गिनते हैं। ओके। और एक साल में कम से कम मैंने 10,000 से ऊपर मरीज देखता हूँ। तो पूरे अगर 30 साल में जोड़ लें तो अपन कितने मरीज देखेंगे ये आप समझ सकते हैं। तो ये तो संख्या हुई। निश्चित तौर पर प्रोफेशन में हर दिन एक सीखने का होता है। ओके। हर केस सीखने का होता है। आज भी जब भी हम ऑपरेशन करते हैं Yes, sir. तो ऐसा लगता है कि इसमें हमने कुछ सीखा है। Okay. तो वो तो पूरी जर्नी चलती है। मेमोरेबल चीज़ें ये होती हैं कि जब हमने शुरू किया था Yes. तब एडवांसमेंट जो आज बहुत सारे गैजेट्स हैं उस वक्त नहीं थे। तो उनको सीखना पड़ता है। गैजेट्स को सीखना पड़ता है, गैजेट्स के एप्लीकेशन को सीखना पड़ता है। तो वो तो हमने करते गए हैं। आपने प्रश्न पूछा है कि मेमोरेबल एक ऑपरेशन सर, ऐसा कुछ कोई ऐसा आपके माइंड में होगा जो बिल्कुल बहुत स्ट्रगल किया होगा बट उसमें आप सक्सेस हो गए होंगे सर, ऐसा कोई केस? हाँ, ऐसा बिल्कुल है। 2-3 केस तो बहुत ही अच्छे हुए हैं। यस सर। एक बार एक पेशेंट आया था Yes, sir. होली के दिन। ओके, होली के दिन ही? होली के दिन आया था। Yes, sir. जिसके पेट में दर्द था और शाम को ऑपरेशन करना पड़ा। Okay. उस दिन सुबह मेरे को लोगों ने कहा था कि आप भांग क्यों नहीं खाते हैं, होली पे तो खा ही लेना चाहिए। Okay. ये तो त्यौहार है। तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकता हूँ नशा, क्योंकि मेरा प्रोफेशन इसकी परमिशन नहीं देता है। ठीक है। और उसी दिन शाम को फिर मैंने 2.5 घंटे का ऑपरेशन किया, वो सक्सेस हुआ। तो मुझे इतनी खुशी थी उस दिन, इतना सेटिस्फैक्शन था कि मैंने अपने प्रोफेशन के साथ पूरी ईमानदारी करी। यस सर। क्योंकि उस व्यक्ति का, वो आज भी मुझसे मिलता है वो मरीज, और उसका मैंने लेटरिन का रास्ता ऊपर से बनाया था, नीचे उसकी आंतें पूरी फटी हुई थी, जिनको कि पूरा सिला और ऊपर से लेटरिन का रास्ता बनाया। तो एक बहुत मेमोरेबल चीज़ वो थी। इसके अलावा 2-3 चीज़ें तो ऐसी भी थी कि जो मरीज सोच भी नहीं सकता था। एक पूरे छाती में लगा था उसको, यस सर। फेफड़ा धड़क रहा था Okay. और वो बाहर दिख रहा था, बाहर भी दिख रहा था कुल्फी करके। तो उसको पूरा हम ऑपरेशन करके उसको अंदर किया, ट्यूब डाला, और वो मरीज भी बहुत अच्छा है। इस तरह से हैं तो बहुत सारे क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हैं, अगर मैंने 25,000 ऑपरेशन किए होंगे तो क्या क्या नहीं करा होगा। सारी चीज़ कंप्लीट कर देंगे सर। यहाँ पर एक और चीज़ है, हमारी ऑडियंस को बताइए कि बेसिकली लेप्रोस्कोपिक जो आप सर्जन हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, ठीक है, और लोगों किस टाइप के लोगों को किस तरीके के पेशेंट्स को हेल्प मिल सकती है, जो अभी आपने बताया उसको थोड़ा और डिटेल में हम जानें। लेप्रोस्कोपी का मतलब होता है एंडोस्कोपी। स्कोपी का मतलब देखना, एंडो मतलब अंदर। किसी भी चीज को अंदर ले जाकर देखते हैं तो वो दैट इज नोन एज एंडोस्कोपी। अब एंडो में कुछ भी हो सकता है। अगर हम नाक के अंदर जाते हैं तो नेजोस्कोपी हो गया, पेट के अंदर जाते हैं तो इजोफेगोस्कोपी हो गया, है ना, गैस्ट्रोस्कोपी हो गया, कोलोन मतलब बड़ी आंतों में जाते हैं तो कोलोनोस्कोपी हो गया। इस तरह से हम लेप्रा में जाते हैं। लेप्रा मतलब पेट के अंदर, आंतों के अंदर नहीं, चमड़ी से हम जाते हैं पेट के अंदर। पेट मतलब एब्डोमेन कहलाता है। तो वहां पर हम जाते हैं तो वहां पर कुछ और नहीं रहता है। तो दैट इज नोन एज लेप्रोटॉमी। अगर हम खोलते हैं तो टॉमी कहलाती है, अगर हम उसको देखते हैं तो स्कोपी कहलाती है। तो दैट इज नोन एज लेप्रोस्कोपी। क्योंकि हम जब पढ़ रहे थे तभी लेप्रोस्कोपी आ चुकी थी, मतलब आज से करीब 50 साल पुरानी तकनीक है। उस टाइम इवोल्यूशन में थी, महंगी थी, लेकिन जिस तरह से अब हर चीज में एडवांसमेंट हुआ, कैमरेज बहुत अच्छे हो गए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे हो गए हैं, सॉफ्टवेयर्स बहुत अच्छे हो गए हैं, हार्डवेयर्स बहुत अच्छे हो गए हैं। तो हमारे लेप्रोस्कोप भी अच्छे होते जा रहे हैं, क्योंकि वो भी एक तरह का कैमरा है। एक तरह का नहीं, कैमरा ही है। तो 3 चिप कैमरा आ गया है, 4 चिप कैमरा आ गया है, इस टाइप से एडवांसमेंट हुआ है। तो हम एक करीब 10 mm या छोटा लेप्रोस्कोप 4 mm से अंदर जाते हैं। और हम एक जो वो होता है टेलीस्कोप जो होता है वो लंबा होता है, दैट इज 4 mm उसकी वर्थ होती है, लंबाई उसकी जरूर 1.5 फीट होती है। तो हम छोटा सा छेद करके उसके अंदर चले जाते हैं और उसके ऊपर हम कैमरा लगाते हैं। तो जो टेलीस्कोप से हम देख रहे हैं वो हम कैमरे से स्क्रीन पे ले लेते हैं। तो हम उसको देख सकते हैं। पहले इसमें 2D था,
2D आता था, अब उसमें 3D आने लगा है। ओके। तो 3D के बाद 4D भी आने लगा है। तो हमको ऐसा लगता है जैसे हम किसी कमरे में बैठ के काम कर रहे हैं, उस टाइप से लगता है। और अच्छा, बहुत अच्छा व्यू आता है। व्यू आता है। लेकिन इन सब के बाद भी इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। Yes. किसी भी टेक्निक की लिमिटेशंस होती हैं, उसमें इसकी भी लिमिटेशंस हैं। ओके। उससे हमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम बहुत छोटे से छेद में से जाकर ऑपरेशन कर लेते हैं। ओके। ओके। और अगर हम छोटे से छेद से जा रहे हैं तो उसमें दर्द कम होगा, हम्म। परेशानियां कम होंगी, ये हमें बहुत बड़ा फायदा होता है। ओके। लेकिन चूंकि हर टेक्निक का अपनी कॉस्ट होती है, तो जो मैंने बोला 4D में आ गया है, उसकी कॉस्ट 1.5 करोड़ है। ओह। तो 1.5 करोड़ का कॉस्ट का जो खर्चा बैठेगा वो भी लगेगा। ओके। तो जो ऑपरेशन अगर हम खोल के करते हैं वो हम मान लो 25,000 में करते हैं, 30,000 में करते हैं, तो वहां पर वो 1.5 लाख का होगा, ओके। जो कि कई लोगों की रीच से बाहर हो जाता है। यस। लेकिन आयुष्मान आ गया है, नंबर बढ़ गया है, हम्म। ग्रुप प्रैक्टिस होने लगी, तो एक ही चीज को, एक ही इंस्ट्रूमेंट्स को कई डॉक्टर उपयोग करते हैं, तो उनका उपयोग पूरा पूरा होता है, तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। तो इस तरह से हम उसको टैकल करके और कॉस्ट कम करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसका फ़ायदा पहुँचे इसकी कोशिश करते हैं। ओके। जैसा, तो सर ये यहाँ पर आपके पास पेशेंट्स जो आते हैं मेनली किस किस टाइप के, इसी टाइप के पेशेंट्स आते हैं जिसको पेट में दर्द है या फिर आंतों में, तो इसको पता कैसे चलता है कि हमें दिखा देना चाहिए सर्जन को, हमारे डॉक्टर्स को? तो क्या नहीं, तकलीफ दोनों उनको बातें feel हैं होती है? यस सर। कि जो सर्जन है वो जनरल पूरा देखता ही है, क्योंकि उसकी पूरी बीमारी वहीं कहीं से निकलती है, यस सर। सुपर स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो किसी कुछ भी परेशानी होती है तो मरीज को जनरल फिजिशियन या जनरल सर्जन के पास आना पड़ता है। ओके। और फिर वो पता करता है कि ये एक्चुअल में बीमारी क्या है, जिसको हम डायग्नोसिस बोलते हैं, निदान बोलते हैं। तो ये डायग्नोसिस क्या बना, निदान क्या हुआ कि पेट दर्द है, सिर दर्द है, गर्दन में गांठ है, पैर में गांठ है, चलते नहीं बन रहा है, कमर दुख रही है, तो उसका डायग्नोसिस क्या बनता है और उस डायग्नोसिस को बनाने के बाद उसका आगे इलाज किया जाता है। ओके। अपने सर शहर सर नर्मदापुरम में सर ऐसे बहुत सारे केसेस आए होंगे आपके पास भी यहाँ पर? जितने केसेस हैं सब करीब करीब नर्मदापुरम जिले के ही हैं। नर्मदापुरम ना पास का जिला, क्योंकि हमारा सीहोर बुधनी पास पड़ता है, बुधनी के कुछ मतलब सीहोर जिले के बहुत सारे गांव पास पड़ते हैं, फिर हरदा जिला है, बैतूल जिला है, इधर से रायसेन जिला है, सब इधर के ही मरीज हमारे पास आते हैं। हमारे पास बड़ी सिटीज से हमारे पास लोग आते हैं, लेकिन बहुत कम। सर लेकिन यहाँ के लोगों को भी बहुत ज़रूरत है ना, तो वो लोग बड़े शहर में सर ज़्यादा कॉस्टिंग लगती होगी। हाँ, निश्चित तौर पर बड़े शहर में कहीं भी बाहर जाने में जो परेशानियां होती हैं, आना जाना, फिर चूंकि केवल हम अकेले घूमने नहीं जा रहे कि अकेले गए आ गए, ये ऐसा टेंशन वाला या तनाव वाला मामला होता है कि जिसमें पूरे परिवार के लोग, मित्रगण आपके साथ रहना चाहते हैं। जरूरतें भी पड़ती हैं, पैसों से भी पड़ती है, सामान से भी पड़ती है, ब्लड से पड़ती है, फिर आपको इमोशनल जो टच होता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो जितना घर के पास होते हैं उतना पेशेंट कॉन्फिडेंट होता है, कंफर्टेबल होता है, अटेंडेंट्स कंफर्टेबल होते हैं। अभी यहाँ पर अगर हमारा आसपास रहने वाला कोई व्यक्ति है और उसको बोले कि हम ब्लड लेके आना है, तो वो फोन करता है उसके पड़ोसी को, उसके मित्र को, बहुत से लोग आते हैं। अगर यही भोपाल में हो और यही अगर हम भी बॉम्बे में जा रहे हैं तो हमारे पास कौन आने वाला है? यस सर, हाँ सही बात है, फर्क तो पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ता है, जमीन और आसमान का फर्क पड़ता है। रोज नया यहाँ पर उसको ताजा खाना मिलता है, घर का बना हुआ, बाहर जाएगा तो होटल का खाना खाता है या किसी मैस का खाना खाता है। ठीक है सर, मैं और जानना चाहूँगा इसी को लेकर के, जो आप अभी टूल्स यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी आज की डेट में बढ़ रही है जैसा आपने देखा होगा, तो सर इसमें नए नए टूल्स क्या आ रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी अभी अपग्रेड हो रही है? जैसा आपने 3D 4D बताया, ठीक है, तो एक आम आदमी उसको अफोर्ड कर पाएगा या फिर आगे चल करके, या फिर कैसे किया जा सकता है? थोड़ा सा आप... ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अगर कोई भी टेक्नोलॉजी है, कितनी भी अच्छी हो, अगर वो आम व्यक्ति के उपयोग की नहीं है तो उसका होने का कोई बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं निकलता है। तो जिस तरह से हमने लेप्रोस्कोपी पहले बाहर से आती थी, तो पहले जो सेट आते थे वो कई लाखों के आते थे, अब वो कम होके आपका जो उस वक्त का सेट था जो कि 25 लाख का था, अब वो 7-8 लाख में मिलता है एक। तो हम उसको किस तरह से ग्रुप प्रैक्टिस करके
ओके, एक हॉस्पिटल बनाया, उसमें हमने एक लेप्रोस्कोप ला के रखा, और उसको 5 डॉक्टर यूज कर रहे हैं, तो रोज 2 ऑपरेशन होंगे, तो उसका पूरा खर्च निकलता है। यस सर। एक दूसरी बात, जैसे एक लेज़र है, तो लेज़र बहुत सारे बीमारियों में उपयोग होता है, बहुत सारे तरीके से उपयोग होता है। महंगा जरूर होता है, लेकिन उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। मिनिमल इन्वेजिव होता है, मतलब काटापीटी कम करना पड़ती है, अंदर जाने के लिए जगह बहुत छोटी बनाना पड़ती है, ओके, तो रिकवरी बहुत फास्ट होती है। ओके, आपको अगर कोई चोट लगे जो कि 4 mm की है, और एक चोट लगे जो 4 सेंटीमीटर की है, तो वो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा ऑब्वियसली। हाँ, तो वैसे ही लेज़र में है, लेकिन उनका उपयोग अच्छे से किया जाए, सही वक्त पर किया जाए, सही जगह पर किया जाए, तो उसके जो रिजल्ट हैं वो निश्चित तौर पर अद्भुत है। ओके, यस सर। तो सर इन चीज़ में एआई या फिर इसका कोई रोल है आपकी फील्ड में, एआई और एआई रोबोटिक्स वगैरह? एआई या रोबोटिक्स Yes. वो ऐसी चीज हो गई है कि आप चाहो ना चाहो, Yes. वो तो आपके फील्ड में आ ही चुकी हैं। आपको हर उपयोग field में अगर करेंगे तो बहुत अच्छे से उसको आगे बढ़ेंगे। ओके, और भाई डिस्टेंस तो यहाँ भी महत्वपूर्ण है ना। यस सर। पहले हम आप जांच के लिए पहुंचाते थे तो लेके जाता था, लेके आता था। हाँ, हाँ, अब हम यहाँ से वो उसको पूरा स्लाइड बना के पहुंचाते हैं, ओके, तो जो हमें पहुंचाने में पहले संभाल के ले जाओ, ये करो, वो हमें बहुत कम हो गया। दूसरी बात है, वहां से हमें रिपोर्ट पूरी ऑनलाइन आती, तो हमारा जो एक तरफ का जो पूरा टाइम था वो पूरा बच गया। जिस वक्त रिपोर्ट लैब में तैयार होती है, उसी सेम टाइम में वो आपके मोबाइल में भी होगी और आपके हॉस्पिटल में भी होगी, आपके डॉक्टर के पास। वो सब एआई से ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है, तो जो ह्यूमन एरर है वो खत्म हो गया या बहुत कम हो गया है। ह्यूमन एरर खत्म होने से हमें जो स्किल डेवलपमेंट में टाइम लगता था वो ह्यूमन का, वो बच गया है। वो बच गया। और जो मेहनत लगती थी, जो टाइम था, जो मेंटल प्रिपरेशन था, वो बच गया। उससे हमारा टाइम भी बहुत कम हुआ है। अभी जैसे पहले हम, अगर आपको याद हो, आज से 30-25 साल पहले भी कैमरे बड़े बड़े होते थे, हाँ, होते थे बहुत, और जो फोटोग्राफर होता उसका बड़ा नाम होता था, हाँ, और वो बड़े उससे आता था और पूरा फोटो लेने में बहुत टाइम लगता था। अब हर बच्चे के हाथ में वही काम, सेम काम एक 3 साल का बच्चा भी करता है, जिसको भले ही बोलना ना आता और अच्छा करता है। तो ये जो टाइम आपने बाय किया है, ये इस टाइम को हमें उपयोग करना चाहिए कहीं अच्छी जगह, जहाँ पर हम उसको और आगे चीज़ों को बढ़ाने में करें। ओके, ओके, ठीक है सर। तो अब हमारी ऑडियंस की तरफ और लौटते हैं। तो सर आप थोड़ा सा सजेस्ट कीजिए, जैसे कि उनको क्या क्या परेशानी होती है, ठीक है, और उसकी टिप्स और टेक्निक्स थोड़ा सा बताएं हमारी ऑडियंस को, कि वो अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं आज की डेट में, जैसा खान पान हो रहा है आज की डेट में। सर खान पान कितना अलग हो चुका है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि निश्चित तौर पर ये बीमारी तब आती है जब कुछ खराबी होती है। अगर सबसे अच्छा मेडिकल फील्ड या मेडिकल काम, मेडिकल प्रोफेशन का काम वो है कि बीमारी को होने ही ना दे, ये बड़ी सबसे महत्वपूर्ण चीज वही है। यस सर। तो जैसे आपने पूछा कि उन मरीजों को या लोगों को क्या करना चाहिए, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि आज जितनी भी बीमारियां हैं, मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां लाइफ स्टाइल रिलेटेड है। वो डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, निंद्रा हो, डिप्रेशन हो, एक्साइटेशन हो, नशे का हो, कैंसर हो, या और भी जो चीज़ें हैं, वो मैक्सिमम बीमारियां लाइफ स्टाइल, अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करते हैं तो हम निश्चित तौर पर बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। और लाइफ स्टाइल अगर हम बोले क्या, तो जो हमारे पूर्वज कह गए हैं वही लाइफ स्टाइल, जल्दी उठें, जल्दी सोएं, सादा भोजन करें, समय फालतू ना बनाएं, फालतू चीज़ें ना देखें, उनमें अपना समय और वो ना करें, अच्छी संगत रखें, अच्छे लोग साथ रहें, है ना। ये सब अगर हम करते हैं, खान पीन में सादा भोजन रखें, तो हम बहुत अच्छे से बहुत सारी बीमारियों से निकल आएंगे। लेट नाइट सनराइज के साथ उठें और सनसेट के साथ सोएं। सर आजकल तो ऐसा नॉर्मल हो गया मोबाइल के कारण कि लोग 12-1 बजे से पहले तो सो ही नहीं सकते हैं। अभी एक वो था अमेरिका में, जब क्योंकि वहाँ पर सर्वे होता है, डाटा होते हैं, इसलिए हम उनकी बातें करते हैं कि चुनाव के कारण रात में
11:30 बजे चुनाव का रिजल्ट आया। यस सर। तो सब लोग जगे थे और सोते सोते उनको 12:30 बजे। तो जो टोटल टाइम था वो 1 घंटा डिले हुआ है, और उस 1 घंटे डिले के कारण दूसरे दिन जो ब्लड प्रेशर के मरीज थे उनमें 10 से 12 mmHg का इंक्रीज था। सिर्फ 1 घंटा। 1 घंटा। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप रोज अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं तो बॉडी जब तक आपको बचा सकती है, आपके बाकी शरीर और वो बचा सकते हैं, तब तक तो बचाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर बीमारियां होती हैं। तो हमें केयर करना चाहिए। अगर आपको अच्छे से रहना है तो केयर करना चाहिए, नहीं तो जिंदगी तो चली रही है। तो सर ये हाँ, कई लोग, किसी को कोई काम आ जाता है तो 24 घंटे काम करता है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शादियां आ गई, घर में कोई काम आ गया, बीमारी हो गई, तो शरीर उस वक्त तो कर लेता है, रिजर्व पूरा आपका निकाल के वो काम करता है। आपका कंपटीशन आ गया, आप पढ़ने बैठ गए, 2 महीने तक आप पढ़ते रहे, आपका वजन 12 किलो बढ़ गया, तो 12 किलो जो कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है। यस सर। और जिसको कम करने में आपको 2 महीने 2 साल से ऊपर लग जाएंगे, यानी 2 महीने में जो आपने अपने शरीर को उपयोग किया है उसको ठीक करने में आपको 2 साल लगेंगे, अगर ठीक किया तो, और नहीं तो परमानेंट होगा। तो वो बढ़ता चला जाएगा। तो कितना अंतर आता है वो बड़ा ऑब्वियस है, बहुत ही अच्छे से दिखता है, खूब दिखता है। तो अगर आप उसको समझेंगे तो ठीक रहेगा। ओके। तो सर जैसे लगातार बीमारी आती चली जा रही है, और हमारे शहर में, इस नर्मदापुरम शहर में भी काफ़ी सारा केमिकल यूज़ होता है खानों में, और तला भुना बहुत खाते हैं लोग। तो सर बीमारियां आती हैं तो हॉस्पिटल में भी आते हैं लोग। तो मैं ये जानना चाहूँगा सर, हम अपने हॉस्पिटल में, सेठा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, आप कौन कौन सी सर्विसेज और कौन कौन से इलाज करते हैं, और किस तरह के हमारे पास एक्सपर्ट डॉक्टर्स अवेलेबल हैं? हाँ, निश्चित तौर पर कि किसी भी हॉस्पिटल का मैं क्या होता है ये जानना जरूरी होता है। यस सर। और हम क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल है तो जितनी सुविधाएं हम दे सकते हैं उतनी ही दे पाते हैं। यस सर। मतलब ऐसा नहीं है कि हमको ये देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यस सर। यस सर। हमारे पास सबसे पहले सेठा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हमारी पहचान भी है, हमारी स्पेशलिटी भी है कैंसर। यस सर। तो कैंसर का हमारा पूरा इलाज होता है। जिस तरह से कैंसर में सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ है कि डायग्नोसिस बनना, निदान होना कि कैंसर है क्या। तो उसके लिए हमारे पास पूरी सुविधाएं हैं, सोनोग्राफी है, एक्सरे है, सीटी स्कैन है, FNAC है, बायोप्सी है, ये सब हम करते हैं। इसके पहले की बात है कि हम आम जनता में, ग्रामों में, नगरों में, मोहल्लों में जाकर अवेयरनेस भी करते हैं, और हम वहाँ पर भी चेक करते हैं कि किसी को बीमारी तो नहीं है। तो अगर वहाँ पर बीमारी होती तो वहाँ से हम मरीजों को लेके आते हैं, जो कि निःशुल्क होता है, क्योंकि हम उसको एक वॉलंटरी वर्क के रूप में कर रहे हैं। उनको हम लाते हैं, उनका निदान करते हैं, और निदान करने के बाद हमें उस कैंसर में जो भी लगता है, जैसे ऑपरेशन लगता है तो हम ऑपरेशन करते हैं। हमारे पास ऑपरेशन के डॉक्टर्स भी हैं, कैंसर ऑपरेशन के भी डॉक्टर्स हैं हमारे पास। उसके बाद हम उसमें लगता है तो कीमोथेरेपी करते हैं। कीमोथेरेपी का मतलब होता है हम दवाइयों से उसका इलाज करें। तो कीमोथेरेपी हम करते हैं, वो जिस तरह से इंजेक्शन बॉटल लगते हैं वैसा ही इलाज होता है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन वो दवाएं साधारण दवाएं नहीं होती हैं, वो कैंसर को ख़त्म करने वाली होती हैं, तो कहीं ना कहीं शरीर पर थोड़ा सा इफेक्ट और डालती हैं। आजकल तो बहुत अच्छी दवाएं आ गई तो बहुत इफेक्ट कम हो गया, लेकिन जैसे कोई कमजोरी हो रही है, थोड़ा उल्टी जैसा लग रहा है, खाना नहीं खिला रहा है, छाले हो गए हैं या बाल गिर रहे हैं, तो बाकी चीज़ें तो ठीक है। लोग बाल गिरने से डरते हैं, मुझे कभी ये समझ में नहीं आया कि बाल गिरने से कोई कैसे डर सकता है। बाल गिरने से केवल एक ही चीज़ होती है कि आदमी की सुंदरता पे या लुक पे फर्क पड़ता है, लेकिन वो भी टेम्परेरी होता है। अगर आपका 40-50 दिन में बीमारी ठीक हो गई और बाल दोबारा आ गए तो उसमें घाटा कहाँ है? सही बात है भाई। आप कभी बाहर जाते हो, स्टेशन पे जाते हो, तब भी आपको धूप लगती है, धुआं लगता है, धूल लगती है, आपका मुंह खराब हो जाता है, लेकिन आपका मेन मकसद होता है, लक्ष्य होता है कहीं पहुंचना, वहां पहुंच के आप मुंह धोते हो, ठीक हो जाते हो। आप चिंता करते हो क्या? तो इसलिए बालों की चिंता कभी नहीं करना चाहिए। और इससे बड़ी, अगर मैं शब्द गलत है लेकिन अगर यूज करूँ तो गलत नहीं होगा, कि बेवकूफ़ी और कुछ नहीं हो सकती कि आपकी जिंदगी के बचने में आपको बाल देना पड़ रहा है कुछ दिनों के लिए। लोग तो धार्मिक तौर पर भी कई लोग बाल कटवाते हैं। बिल्कुल। तो कोई गलत बात कहाँ है? इतनी अगर गलत या दर्द वाली होती तो
लोगों को उसमें भी ऑब्जेक्शन होता है। और हम रेडिएशन भी करते हैं कैंसर के लिए, हम रेडिएशन करते हैं जिसको हम सिकाई बोलते हैं। उस सिकाई में हमारे पास 2D है, 3D है, मल्टीलीफ कोलीमीटर वो है। और ये सब हम इसलिए करते हैं कि जिसमें रेडिएशन के जो परेशानियां हैं रेडिएशन वो करीब करीब नहीं के जैसी हो गई। ओके। जब पहले दिन आदमी आता है रेडिएशन कराने तो 5-7 लोगों के साथ आता है। ओके। जब वो उस सप्ताह का 5वां रेडिएशन ले रहा होता है तो उसके साथ केवल एक व्यक्ति होता है। अच्छा, मतलब हाँ, उसको लगता है कि यार इन लोगों को लेके जाने की जरूरत ही नहीं, गए सिकाई कराई, पता ही नहीं चलता आराम से। और जब वो अगर वो आसपास का व्यक्ति है, हाँ, मतलब जो हमारे हॉस्पिटल के 5-10 किलोमीटर के अंदर रह रहे हैं, हाँ, तो जब वो दूसरे सप्ताह आता है तो अकेला आता है। ओके। और अकेले आने के बाद वो यहाँ हमारे स्टाफ से नमस्कार भी करता है, मजाक भी करता है, उनको चाय भी पिलाता है। तो इतना कंफर्टेबल जोन में काम होता है। तो इसलिए रेडिएशन से कभी नहीं डरना, क्योंकि जो रेडिएशन देने वाले लोग हैं वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाते हैं। उन्होंने ज़िंदगी में वही काम किया होता है, टेक्नोलॉजी के साथ, अच्छे प्रोफेशन के साथ। रेडिएशन इतना अच्छा हो चुका है कि आपको ऐसा लगता है जैसे आपने एक फ़ोटो खिंचवाई और आप वापस चले गए। तो बिल्कुल यहाँ पर लोगों को करवाना चाहिए। सर मैंने भी देखा अभी एक बड़ी मशीन है, शायद वो अपने जिले में शायद एक ही है, या फिर आप ना कि अपने जिले में, बल्कि प्रदेश के किसी भी जिला स्तर पर। ओके। यस सर। 1-2 जगह हैं, जैसे बिरला हॉस्पिटल सतना, अब वो बिरला जी चीजी इंटरनेशनल है, तो वो रख सकते हैं। या एक उज्जैन में है, वहाँ पर भी बड़ा है। तो इस तरह से वो है। अदरवाइज तो पहला जिला है जहाँ पर जिले स्तर पर ये मशीन है। यस सर। तो ये फोटो आप देखिएगा, मैं आपको इस स्क्रीन में लगा दूंगा। तो ये फोटो देखिएगा इस मशीन की, ये बहुत बड़ी मशीन है और इससे आपका इलाज ज़रूर हो सकता है अगर आप कैंसर से जूझ रहे हैं तो। और सर के पास ज़रूर दिखाइएगा एक बार। सर मैं लास्ट कुछ क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और सर अभी आजकल है ना मेडिकल फील्ड में बहुत कंपटीशन हो गया है आजकल, क्योंकि बच्चे नए नए आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए उनके करियर के हिसाब से सर थोड़ा सा गाइड कीजिए सर, उनके करियर को वो कैसे इस फील्ड में लगा सकते हैं, मेडिकल फील्ड। सर मेडिकल फील्ड में करेक्ट। जिस तरह से करियर बाकी फील्डों में भी करियर डेवलप हो रहा है। हाँ। पहले जैसे हम बोलते थे कि कपड़े में तो हाँ। अगर हम शर्ट पैंट बना लेते थे यस सर। तो हमारा कपड़े का करियर खत्म हो जाता था। भाई हमने शर्ट बना लिया, हम पैंट भी बना, हम सूट भी बना लेते हैं। यस सर। हाँ। लेकिन अब फैशन भी है, अलग अलग जगह के कपड़े भी हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट भी है। उसी तरह से मेडिकल में भी हुआ है। पहले हमने मरीज को ठीक कर दिया, उसका दर्द खत्म कर दिया, हमारा काम हो जाता था। अब हमें केवल दर्द ठीक नहीं करना है, हमें बीमारी भी ठीक करना है, उसकी परेशानी भी ठीक करना है, कम समय में ठीक करना है, कम खर्चे में ठीक करना है, और उसको बिना परेशान करते हुए उसको ठीक करना है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अब चीज़ें बदलती जा रही हैं। अब हम पैथोलॉजी के लिए पहले पैथोलॉजी लैब में जाके लाइन लगाते थे, अब ऐसा नहीं है। अब हम जब घर से निकलते हैं पूरे तैयार हो जाते हैं कि मैं 10 बजे घर से निकलूंगा, क्योंकि 10:30 बजे अपने काम के स्थान पर पहुंचना है। तो 10:05 पर पैथोलॉजी से सैंपल लेने वाला व्यक्ति उनके घर में ड्राइंग रूम में बैठा होता है। यस सर, यस सर। तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसने कब जांच करा दी। इस तरह से और भी चीजें। अब हमको माउंटेन पे जाना है तो हमारे पूरी संरचना को चेंज करना, उसके हिसाब से हमें करना है। तो वो डॉक्टर्स अलग हो गए, जो खेल रहा है खिलाड़ी है उसकी पूरी जरूरतें अलग हो गई, जो स्पेस में जा रहे हैं उनके लिए अलग है, जो 24 घंटे काम कर रहे हैं उनके लिए अलग है, जो व्यक्ति रात में काम करता है दिन में सोता है, क्योंकि ऐसा हो गया है, तो उसकी बीमारियां अलग है। तो इन सब को करते हुए जिस तरह से बाकी जगह अपनी फील्ड में, प्रोफेशनल फील्ड में बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इस तरह से मेडिकल फील्ड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो वो बढ़ रहा है, चीज़ें अच्छी आ रही हैं, नई ब्रांचेस आ रही हैं, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल इंजीनियरिंग कहा जाता है। क्योंकि मेडिकल को क्या चाहिए, वो इंजीनियर बना रहा है, इंजीनियर को क्या चाहिए, वो मेडिकल बना रहा है। तो इस तरह से चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं, इंटरमिंगल्ड हो गई हैं, रीमिक्सिंग हो गई है। तो कैरियर तो बहुत बड़ा है। फिर नई नई जगह चिप लग गई,
पहले हम तो पूरी आंतें अगर हमें देखना हो तो हमें 3 दिन का समय चाहिए। 3 दिन? हाँ। ओके। अब हम उसको घर आता है, उसको एक कैप्सूल खिलाते हैं ओके। और बोलते हैं आप घर जाओ, हम्म 3 दिन बाद आना। हम्म 3 दिन बाद जब वो आता है, उस कैप्सूल से पूरी आंतों की जो वो है उसमें कैमरा फिट है। हाँ। तो पूरा हमारे पास क्या उसमें हमारे कंप्यूटर में उसका वो होता है। वो कैप्सूल के अंदर कैमरा फिट? कैप्सूल के अंदर कैमरा फिट है। जैसे कैप्सूल खाते हो, कैप्सूल खा लो आप जाओ अपना काम करो। 3 दिन में वो कैप्सूल आपके 2 दिन में 3 दिन में लेटरिन रास्ते से निकल जाएगा। हाँ। पूरी फोटो खींचता हुआ जाएगा, वो आपके कंप्यूटर से जुड़ा है। आपने जब वो 3 दिन बाद आएगा आपके पास रिपोर्ट मिल जाएगी कि आपको ये है। ग्रेट, ये तो मुझे भी नहीं पता था। ऐसी बहुत सारे बहुत सारे ऑडियंस को हमें सर ये पता और बहुत महंगा नहीं है। हाँ। बहुत महंगा नहीं है। Yes, sir. कितना महंगा है? करीब करीब वो 28 या 30 हजार का है। ओके। तो जरूरत भी उतने ही बड़े लोगों को है या उतने ही बीमारी वालों को जरूरत है, तो उसमें 30 हजार ऊपर आता है। 3 दिन अगर किसी एक अच्छे जो कोई काम वाले व्यक्ति शुरू लो, उसको ज्यादा महंगा पड़ता है। Yes. साइकोलॉजिकल उसको डेंट लगता है, कंटिन्यूटी में उसकी जो काम की कंटिन्यूटी वो खत्म होती है, वो सब आपने बचा लिया। ओके। हाँ। इसके अलावा और भी बहुत से एडवांसमेंट है। हार्निया पहले हमारे लिए 7 दिन का भर्ती और 2 महीने का आराम था। यस सर। अब हम लेप्रोस्कोपी लिए हर्निया करते हैं, आज करते हैं, कल सुबह छुट्टी करते हैं, परसों से वो काम करता है। ओके ओके। हम लेप्रोस्कोपी गालब्लडर करते हैं, आज सुबह भर्ती करते हैं, दोपहर में ऑपरेशन करते हैं, दूसरे दिन सुबह छुट्टी करते हैं। ओके। जो कि पहले 2 महीने का काम था। तो हमने ये 2 महीने बचा है मरीज के, मरीज मतलब व्यक्ति के, तो वो 2 महीने जो बचा है वो एडवांसमेंट है। इसलिए हमें और लोग लगते हैं, बहुत लोग लगते हैं, बहुत एक्सपर्ट लोग लगते हैं, वो सब हमें चाहिए हैं। इसलिए काम की जरूरतें और बढ़ गई हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग अगर इसको ऑप्ट करते हैं तो हमें उतनी जरूरतें हैं। ओके। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ सर, आपके शायद 2 हॉस्पिटल्स हैं, है ना सर? एक है सेठा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और दूसरा सर केशव हॉस्पिटल। तो सर ये कहाँ स्थित है और इनके बारे में थोड़ा? केशव हॉस्पिटल हमारा पुराना अस्पताल है जो हमारे दादाजी का था, तो दादाजी के बाद पिताजी ने चलाया, उसी को मैंने और बढ़ाया है। वहाँ पर जनरल पेशेंट्स देखे जाते हैं, सर्जरी का काम होता है, गायनी का काम होता है, क्रिटिकल का भी काम होता है। लेकिन वहाँ पर हम और ज़्यादा चीज़ें नहीं रख सकते थे क्योंकि वहाँ पर जगह का लिमिटेशन था। अब हम इसलिए कैंसर के लिए पूरा नया हॉस्पिटल बनाया है जो कि चक्कर रोड पर है, मालाखेड़ी बाबई नाके के पास, श्यामराम गार्डन के पीछे है। यहाँ पर हमारे कैंसर का पूरा इलाज है। हमारे पास पेट के डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर विकास टेकवार हैं जो कि डीएम हैं, वो पूरा एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी करते हैं। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सुरान मैडम हैं जो कि एंडोक्राइन मतलब ग्रंथियों की का इलाज करती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, पैराथायराइड है, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, हार्मोन्स जो। इसके अलावा हमारे पास मुख्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा हैं जो कि मुंह के कैंसर देखते हैं, वो पूरा काम करते हैं। गायनेकोलॉजी का काम होता है। तो ये सब काम हमारे यहाँ हो रहा है। क्रिटिकल है ही, आईसीयू है और सीसीयू है। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ अभी लगातार चल रही हैं पिछले 3 सालों से। हम समय के साथ और तेज़ी से इसको और आगे बढ़ाएंगे। आने वाले समय में हम डायलिसिस को भी लेके आ रहे हैं। तो डायलिसिस एक ऐसी चीज़ है जो कि किडनी फेलियर वालों के लिए जीवनदायिनी है और बहुत सारे लोगों को लगती है, क्रिटिकल पेशेंटों में लगती है। लेकिन उसके साथ ये है कि किसी डरते लोग हैं कि एक बार लग गया तो हमेशा लग जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। क्रिटिकल टाइम पे कई बार जब एक्यूट कंडीशन होती है, एक बार किडनी को उसको साफ कर दो, ठीक कर दो तो परमानेंटली होती है। लेकिन जो पुरानी बीमारियां हैं उसमें फिर उनको हमेशा के लिए लेना पड़ता है। तो ऐसी और सुविधाएं आगे बढ़ाने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। आँख के ऑपरेशन होते हैं, डॉक्टर अक्षय हरणे हैं जो कि आँख का ऑपरेशन करते हैं, कैटरेक्ट है, फेको से हो रहा है जो कि आज की लेटेस्ट टेक्निक है, उससे वो ऑपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास पल्मोनोलॉजिस्ट भी हैं, श्वास वाले डॉक्टर हैं जो कि ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, थोरेकोस्कोपी करते हैं, फॉरेन बॉडीज निकालते हैं। तो सर बहुत सारी चीज़ें आप हमने कवर की है। सर लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा सर, ये तो हो गया हमारी मेडिकल की बातें, आपका सर पर्सनल कोई इंटरेस्ट या कोई हॉबी है इसके अलावा मेडिकल फील्ड को लेकर? हाँ, पर्सनल हॉबी तो होती है। यस सर। क्योंकि मैं पूरे खेल में मेरा इंटरेस्ट था। मैं हॉकी में जूनियर
जवाहरलाल नेहरू कप में रिप्रेजेंट भी किया था, इसलिए उसमें थोड़ा इंटरेस्ट था। यहाँ पर आके हॉकी से जुड़ा भी। हॉकी में मैंने जिला हॉकी संघ का मैं अध्यक्ष भी रहा बहुत सालों तक। हमारे यहाँ से जो विवेक सागर है, ऐसे हमने हॉकी टीम के कैप्टन को भी यहाँ से दिया है। हॉकी टीम में और भी बहुत सारे लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। एक लड़की भी सेंगर करके है, वो उसने हॉकी टीम नेशनल इंटरनेशनल रिप्रेजेंट किया है। तो ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट किया। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक बार टेबल टेनिस का स्टेट लेवल का कंपटीशन कराया था। हम मैराथन कराते हैं, जिससे कि हम मैराथन में 5 साल हो गए हैं जो कि हम मैराथन कराते हैं, जिससे कि खेल के प्रति तो लोगों को बढ़ावा मिलता ही है, उसमें इनाम राशि रहती है, लेकिन हम उसको नो टोबैको डे पे कराते हैं, जिससे कि हमारा नो टोबैको का जो हमारा काम है, जागरूकता है, वो भी हम आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा अब चूँकि उम्र के साथ और समय के साथ अब मेरी हॉबी जागरूकता में हो गई है, तो हम लोगों में ये अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि लाइफ स्टाइल, एडिक्शन, इन सब से कैसे बचा जाए, पॉल्यूशन से कैसे बचा जाए, ये सब करते हुए हम स्वास्थ्य को कैसे अच्छा बताएं, पर्यावरण में काम करना है, लोगों की लाइफ स्टाइल में काम करना है, यानी कि उनको अपने परिवार के साथ कितने अच्छे से रहना चाहिए, दोस्तों के साथ कितने अच्छे से रहना चाहिए, वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमें अपने में खुद के ऊपर कितनी कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, वो 100 का विषय है कि हमारे ऊपर खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना रहे। तो ऐसे और भी चीज़ें जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं, और समय के साथ हम इसको और बढ़ाएंगे और लोगों को जोड़ेंगे भी। और हमारा अंतिम लक्ष्य होगा कि जो बीमारी हमारे खुद के कारण होती है, पॉल्यूशन के कारण या लाइफ स्टाइल के कारण, या हमारी जो चारों तरफ परिस्थितियाँ उसके कारण मेंटल डिजीज, इनको हम 0 पर लेके आए, वो हमारा लक्ष्य है। ओके, ग्रेट सर। नर्मदापुरम वासियों के लिए कोई आखिरी मैसेज आप देंगे? नर्मदापुरम नाम से ही आप समझ सकते हैं कि नर्मदा जी के नाम पर ही है। नर्मदा हमारी माँ है, और इसको हर व्यक्ति जो कि नर्मदापुरम में रहता है मानता है। आज का सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज है कि अगर हमने नर्मदा को सुरक्षित कर लिया तो नर्मदा जीवनदायिनी है, अगर वो अच्छी रहेगी तो हम सबका जीवन अच्छा रहेगा। ये मेरा मैसेज है। सर, मैं जितना जानता हूँ सर, आप सोशली बहुत एक्टिव हैं, तो सर आप इतने बिजी शेड्यूल में आप अपने आप को सोशली एक्टिव कैसे रख पाते हैं, कैसे मैनेज कर पाते हैं? प्लीज़ हमारी ऑडियंस को बताएं। सोशली एक्टिव रखने में आपका टाइम मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण होता है। करेक्ट। और पूरी दुनिया का भार मेरे कंधे पर नहीं है ऐसा हमको मानना चाहिए। तो जितना काम आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जितने आप लोगों को डेवलप करके उनको जिम्मेदारी दोगे, उतना ही काम आपके खुद के लिए कम होता जाएगा। और वो जब कम होगा काम, तो उस समय को आप सोशली दूसरे कामों में दे सकते हैं जो कि इससे और ऊपर के हैं। यस सर। इस तरह से टाइम मैनेजमेंट करके, हमारी टीम तैयार करके, लोगों को तैयार करके, हम अपने लिए और आगे कामों के लिए समय निकाल सकते हैं। मतलब सही लोगों को डेलीगेट करना भी चाहिए, है ना? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ना तो हम परमानेंट हैं, ना ही चीज़ें परमानेंट हैं। तो हमारे बाद भी कोई करेगा, मैं ही कर सकता हूँ, ऐसी खुशफहमी किसी को भी नहीं पालना चाहिए, क्योंकि हमारे अलावा पहले भी काम होते रहें, आगे भी काम होते रहेंगे। इसका मतलब है और लोग भी इन कामों को कर सकते हैं और हमसे कई गुना अच्छा कर सकते हैं, ऐसा विश्वास हमें रखना चाहिए। ओके सर, तो इसी सिलसिले में इसी का एक अगला क्वेश्चन उठता है, जो मैं जैसे आपने बताया अभी आगे हमारा काम चलते रहना चाहिए। तो सर ये हॉस्पिटल अभी बना है और ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है। तो सर जितना मैं जानता हूँ सर, आपके बेटे जो डॉक्टर अभिनव हैं, तो सर वो इस एम्पायर को कैसे आप लेकर चलेंगे, कैसे देखते हैं, थोड़ा सा बताएं हमारे। बहुत ही अच्छी बात कही है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी, काम की ज़िंदगी 50 साल बहुत ज़्यादा होती है, 50 साल भी होती है, लेकिन जो संसाधन हमारे बने हैं वो 200 साल तक चलने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे जैसी 4 जनरेशन उसमें लगेंगी। तो ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि इन सब चीज़ों का उपयोग अगर बाद में भी होता रहेगा तो इससे कॉस्ट कटिंग होती है। तो हम आगे वाले लोगों को उतनी ही कॉस्ट में और भी चीज़ें आगे दे सकते हैं। तो वो चलना ही चाहिए। इसको एक तो आपने शब्द थोड़ा सा सही नहीं बोला कि एम्पायर, क्योंकि ये एम्पायर नहीं है, ये सेवा का स्थान है। ये
राज्य करने का स्थान नहीं है। हम कैसी सेवा कर सकते हैं और इस सेवा के की जो हमारी संस्कृति है या जो हमारा काम है इसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो निश्चित तौर पर जो भी हमारा उत्तराधिकारी होता है वो लड़के के रूप में होता है, लेकिन अगर वो सक्षम है तो आगे करेगा, लेकिन अगर वो उसकी क्षमता उतनी है तो ठीक, नहीं तो हम ऐसे लोगों को हमें करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का जो उत्तराधिकारी होता है वो शिष्य होता है, ना कि पुत्र। पुत्र केवल संपदा का उत्तराधिकारी हो सकता है। यस सर। तो हमें नए शिष्य पैदा करके या नए नेक्स्ट जनरेशन को डेवलप करके उन्हें काम सौंपना चाहिए कि हमारे सेवा का कार्य निरंतर चलता रहे और हम इसमें लगातार और कितने अच्छे तरीके से और कितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद कर सकते हैं वो हमें ध्यान रखना चाहिए। और हमेशा ये काम, चूँकि काम ही सेवा का है, सर्विस सेक्टर का ही ये काम है। यस सर। तो जब सेवा का काम है तो उसको उसी भावना से, उसी मन से और उसी प्रकृति से हमें करना चाहिए। तभी हम इसमें आगे तक चलेंगे और हम अपने सही स्थान को पा सकेंगे। ओके, ठीक है। थैंक यू सर, आपने हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू सो मच।